तो बच्चों, आज मैं प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब नामक पाठ का सारांश एक संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। तो बड़े भाई साहब नामक इस पाठ के रचनाकार प्रेमचंद है। वही प्रेमचंद स्वयं इस पाठ के अंतर्गत छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं। तो लेखक ही इस पाठ के अंतर्गत छोटा भाई का रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को समझने के लिए मैंने कुछ छंद बातों को बताता हूं। अगर उन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पूरा का पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद में रहेगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, उन बातों को हम याद रखने से पूरा का पूरा पाठ हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने एक एक करके उन बातों को बताऊंगा, आप उन बातों को याद रखिए। एक, बड़े भाई साहब का परिचय। दो, बड़े भाई साहब की नसीहतें या करार। तीन, लेखक का टाइम टेबल बनाना। चार, भाई साहब का फिर से फेल होना। पांच, लेखक की विचारधारा में बदलाव। पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना। अहंकार की 3 उदाहरणों को समझाना। अनुभव की बातें। इन सभी बातों को अगर आप याद में रख लेंगे तो पूरा का पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे हम इसको विस्तार के रूप में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखेंगे, सबसे पहले बड़े भाई साहब का परिचय। लेखक प्रेमचंद कहता है कि अपने बड़े भाई साहब का परिचय देता है। तो वह कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई था और हम दोनों छात्रावास के अंतर्गत पढ़ाई करते थे। छात्रावास यानी हॉस्टल के अंतर्गत पढ़ाई करते थे और वहाँ हमेशा के लिए मेरा भाई पढ़ाई करता था। वह समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करता था, समय का ख्याल रखता था, समय का उपयोग करता था। लेकिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था। मैं खेलने कूदने के लिए बाहर चला जाता था। तो मेरा भाई इतना पढ़ता था, रात दिन सुबह शाम तक पढ़ते रहता था। और वह एक दिन अपने मस्तिष्क को विराम देने के लिए वह अपने कॉपी के अंतर्गत चिड़िया, बिल्ली, कुत्ते का चित्रपट निकालते थे और कभी कभार एक शब्द या एक ही वाक्य को बार बार लिखते थे, जैसे राम, भाई भाई, राधे राधे, शाम शाम, ऐसे लिखते थे। लेकिन मैंने समझने की कोशिश किया, लेकिन भाई क्या लिखा है उसका अर्थ मुझे नहीं निकलते थे, इसीलिए मैं उसे छोड़ देता था और मैं ऐसे ही बाहर खेलने कूदने के लिए चला जाता था। थोड़ा ही मुझे 1 घंटा भी मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं करता। अगर मैं 1 घंटा भी पढ़ लेता तो मुझे इतनी मुश्किल होती कि एक पहाड़ को चढ़कर उतरना जैसी जो मुश्किल होती है उतनी मुश्किल मुझे होती थी। इसीलिए मैं बिल्कुल पढ़ाई में मेरा मन नहीं था। मैं मौका पाते ही बाहर खेलने के लिए चला जाता। बाहर के जो छोटे छोटे कंकर को ऊपर उछालना और वो पेपर की तितलियाँ बनाना, उड़ाना, और उसके बाद में फाटक के ऊपर सवार करना, 4 दीवारियों के से नीचे कूदना। इस प्रकार मैंने खेलने कूदने में मेरा मन लगता था। और कभी कभार मैं घर में वापस आता तो भाई मुझे रोक देता और कहता, कहाँ थे? यही भाई का सवाल था। जहाँ भी आप जाकर कभी भी आओ तो भाई का एक ही सवाल था, कहाँ थे? यही सवाल भाई बार बार पूछता था। देखिए, तो वहाँ भाई का परिचय हो गया। अब दूसरी बात देखिए, बड़े भाई साहब की नसीहत या करार। देखिए, बड़े भाई साहब को उनको कुछ नसीहतें या करार देते हैं। देखिए, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप यहाँ आए हो, क्योंकि आपको देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ मैं आपका बड़ा भाई हूँ और मैं यहाँ आपको निगरानी करने के लिए, देखने के लिए हूँ। अगर आपको यही खेलना कूदना है तो आपको क्या करना है, आप सीधे अपने घर चले जाओ, माँ बाप के यहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर आराम से आप मौज मस्ती कर सकते हो और वहाँ आप जाकर अपने मनपसंदी गिल्ली डंडा खेलो। इस प्रकार वह कहता है, अगर यहाँ रहना है तो सभी मेरे नियम को पालन करना जरूरी है। तो वह छोटा भाई समझता था कि बड़े भाई जब डांटता था, जब गाली देता था, जब नियम सुनाता था तो यहाँ कानून समझकर उनकी बातों को समझ लेता था। क्योंकि यहाँ छोटा था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था और भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो इसलिए 5 साल इन दोनों का अंतर था। लेकिन वहाँ 2 बाल फेर हो गया था और केवल 3 साल का अंतर रह गया था। तो वहाँ भाई की जो डांट पड़ती है, डांटने के बाद फिर वह लेखक सुनकर वहाँ एक टाइम टेबल बना लेता है। टाइम टेबल बनाकर वहाँ पढ़ाई करने का सोचता है। टाइम टेबल कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक, वहाँ सुबह 6 से 7 तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 से 8 तक, 8 से 9, 10, 11 जैसे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, अनुवाद आदि विषय का जो सूचना टाइम टेबल बना लेता है। लेकिन उसका
जो पालन करना नहीं होता है। देखिए हम भी करते हैं, असल में टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, सही तरह से सुबह से लेकर शाम तक उसका फॉलो अप नहीं करते हैं। ओके, एक दिन बनाकर वैसे ही दीवार पर चिपका देते हैं तो वही दीवार पर ही वह टाइम टेबल रहता है, लेकिन उसका फॉलो हम नहीं करते हैं। भाई भी वैसा करता है, बना लेता है लेकिन उसका फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वहां उसे छोड़कर बाहर खेलना कूदने के लिए चला जाता है और फिर से चोरी छुपे दबे पांव से घर में आना शुरू कर देता है, फिर से भाई डांटना शुरू कर देता है। देखिए ऐसे ही होकर 1 साल के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट में भाई साहब फिर से फेल हो गया था और छोटा भाई फिर से पास हो गया था। तो भाई को इतनी खुशी हो गई थी कि वह केवल क्लास में फर्स्ट आ गया था, पास हो गया था। तो वहां सोचता है कि उसके मन के अंतर्गत कुछ बदलाव होता है, अरे यार मैंने इसकी अब बार पास हो गया हूँ, भाई फेल हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे वह नहीं डांटेंगे, क्योंकि भाई फेल हो गया है, मुझे कैसे डांटेंगे, क्योंकि मैं बिना पढ़ाई करके ही मैंने पास हो गया हूं, तो भाई मुझे नहीं डांटेगा। इस प्रकार उसके मन के अंतर्गत लेखक की विचारधारा कुछ बदलाव अलग होती है। तो मैं कब चाहे मन चाहे खेल खेल सकता हूं, कभी चाहे वहां वापस घर में आ सकता हूं, इस प्रकार सोच रहा था। और फिर भाई कहता है, अरे भाई आप क्योंकि एक बार पास हो गए हैं ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आगे मेरे क्लास में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कहता है कि अब 8वीं कक्षा में हो, अब छोटे नहीं हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलते हो। जब एक जमाना था जब 8वीं कक्षा जो पढ़ता था तो 8वीं कक्षा में ही तहसीलदार बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते थे, लेकिन आप 8वीं कक्षा में हो, थोड़ा सोचो, आप छोटे बच्चे नहीं है। इस प्रकार भाई डांटता था और भाई आगे की कक्षा की जो पाठ्यक्रम की मुश्किलों को गिनाता है। देखिए किस प्रकार से गिनाता है, जैसे वहां 9वीं कक्षा में अगर आप आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है। वहाँ का जो मैथ्स होता है, अलजिब्रा होता है, ज्योमेट्री होती है, उसके बाद इतिहास होता है, अंग्रेजी होता है, अनुवाद होता है, ये सभी विषय कैसे होते पता है आपको। मान लो जब अलजिब्रा के अंतर्गत अलजिब्रा या अलजिब्रा जो मैथमेटिक्स विषय हैं उसके अंतर्गत अगर आपको अजब की जगह गजब लिख देंगे तो वहां 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अजब या गजब दोनों एक ही हैं, जैसे दाल रोटी भात, उसी को उल्टा भात दाल रोटी, ये दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अजब की जगह गजब हो जाएगा तो वह आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और अंग्रेजी क्या आसान है, वहां लोहे की चने चबाने जैसा होता है, इतना जो डिफिकल्ट होता है। तो आपको याद आएगा इतिहास क्या आसानी समझ रहे हो, कितने से राजा आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनका नाम पता रखना चाहिए, क्या क्या जीता है, क्या क्या हारा है, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी किताब लिखा, आदि बातों को आपको याद रखते रखते आपको पता चलेगा कि इतिहास क्या होता है, गणित क्या होता है, अंग्रेजी क्या होती है। आओ जब आपकी 9वीं कक्षा में आ जाओगे तो पता हो जाएगा आपको। जब मैं क्यों फेल होता हूं पता है आपको, यही कारण है। छोटा सा अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो शिक्षक वहां उसका अंक नहीं देते हैं, पूरा का पूरा अंक निकाल देते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, आगे आओ आपको पता चलेगा। तो फिर भी भाई और 1 साल आगे चलता है तो और फिर भाई पास हो जाता है, छोटा भाई, और बड़ा भाई फिर से फेल हो जाता है। तो अब की बार यहाँ इसको फिर से अहंकार आने लगता है, और अहंकार आने के बाद वह कहता है कि अब मेरा भाई मुझे कुछ नहीं डांटेगा, क्योंकि मैं अब उन्हीं के कक्षा में आ गया हूँ, हम दोनों 9वीं कक्षा में रहेंगे तो मुझे वहाँ नहीं डांटेगा। इस प्रकार वह मानकर अहंकार से घमंड से वहाँ घूमने फिरने लगता है। और फिर भाई थोड़ा नरमियत हो गया था, क्योंकि अब की बार भाई डांटना वगैरह छोड़ दिया था, क्योंकि भाई बार बार फेल हो रहा था। तो वहाँ बहुत ही अहंकार करने लगता है, मेरा ऐसा है, इस प्रकार मैं करूँगा, मुझे भाई नहीं डांटेगा, मैं पास होता आ रहा हूँ, देखो इतना खेलने कूदने के बाद भी मैं लगातार पास होता आ रहा हूँ। इस प्रकार वह घमंड उसके अंतर्गत उत्पन्न होती है। तो वहाँ भाई फिर से उसे बताता है, फिर से डांटने लगता है, क्या समझ रहे हो आप अपने आप को, भाई नहीं डांटता है, समझ लो, चाहे आप पास हो जाओ, क्योंकि पास होकर मुझसे भी आगे चले जाओ, 1 साल 2 साल चले जाओ, फिर भी मैं आपको डांटने का अधिकार जो हक है मुझ में है, क्योंकि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, अनुभव है मुझे 5 साल का, आपसे बड़ा हूँ। चाहे मुझसे भी आप आगे निकल जाओ, पास होके मैं फेल होता रहूँ, फिर भी मुझे आपको जताने का जो अधिकार मुझे है, मुझे आपसे 5 साल का जो अनुभव मुझे है। तो इस प्रकार वह 3 उदाहरण को समझाते हैं। देखिए अहंकार किसी का नहीं होता है। सबसे पहले वह रावण, शैतान और शाहरुम नामक 3 लोगों की जो उन्होंने उदाहरण समझाते हैं। रावण के बारे में बताते हैं। देखिए रावण भी घमंड किया था उन्होंने। रावण एक ऐसा व्यक्ति था कि वहां पूरे पृथ्वी के अंतर्गत वहां एक राजा थे। ओके, सभी लोग उसे पानी के देवता, अग्नि के देवता उसे भगवान मानते थे, क्योंकि ज्ञानी था रावण। लेकिन घमंड के कारण वह अंत में मर जाता है। चुल्लू भर पानी भी देने वाला उसे कोई नहीं था। शैतान देखिए ये शिव का जो सही संबंधी था, लेकिन इसे भी घमंड आने से शिव जी ने इसको स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया था।
शहरुम नामक एक अफगानिस्तान का जो राजा था, उसको भी घमंड आने के कारण वह भीख मांग मांग कर अंत में मर गया था। ये 3 उदाहरणों को उन्होंने अपने भाई, छोटे भाई को बताता है। इन 3 उदाहरण को भी हम अपने जीवन के अंतर्गत इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि घमंड क्या होता है, अहंकार करने से लोग कहाँ कहाँ कब से मिट जाते हैं, आदि बातों को याद करना जरूरी है। इस प्रकार वह बातों को बताकर आगे कहते हैं, क्योंकि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, यह अनुभव है। लेकिन आगे कुछ अनुभव की बात कहते हैं कि वह मान लो कि हमारे जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर साहब वह एमए किया है, एमए करने के बाद भी उसको 1000 का तनख्वाह मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ सब कुछ अपनी देखभाल, जो कामकाज कौन करती है, अपनी बूढ़ी माँ करती है। लेकिन बूढ़ी माँ कुछ नहीं सीखा है, वो कुछ एमए पीएचडी पदवी नहीं की है। घर में जो माँ रहते हैं वो कोई पीएचडी करके नहीं बैठे हुए होते, लेकिन बिना पीएचडी वहाँ पूरा कारोबार काम संभालती है। लेकिन हमारा हेडमास्टर है, एमए किया है, 1000 रुपये उसको तनख्वाह है, फिर भी वहाँ उस घर के पूरे कारोबार उनकी बूढ़ी माँ संभालती है, क्योंकि उसे अनुभव है। इन बातों को बताकर वह आगे कहता है, जब मान लो कि अगर मैं बीमार हो गया तो आप क्या करोगे? जल्दी से दौड़कर क्या करोगे? जाकर पिताजी को, यानी पिताजी को चिट्ठी लिखो, भाई बहुत बीमार है, इस प्रकार चिट्ठी लिखकर भेज दोगे। समझ में आ रहा है? वही अगर उसी हालत में अगर बड़े मैं या पिताजी होता, तो अगर आप बीमार होते तो क्या होता? हम सबसे पहले आपको इलाज करते। जैसे बेसिकली जो इलाज होता है वह घर में ही आपको थोड़ा सा पानी लगाकर सिर पर पट्टी डालते थे, डालकर कुछ ठंडा कपड़ा रखना, कुछ ना कुछ घर में ही पहले आपको इलाज करने की कोशिश करते, और बाद में हम आपको दूसरी तरह हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसी अनुभव कहते हैं। समझ में रहा है? लेकिन आप जैसे चिट्ठी लिखना, भाई को आराम नहीं है, जल्दी आ जाओ, भाई बहुत बीमार है, इस प्रकार आपको अनुभव नहीं ऐसे बताते। लेकिन मैं अगर पिता होते तो अगर आप बीमार होते तो आपकी पूरी इलाज हम घर में ही करते पहले, उसके बाद हम आपको दूसरी यहाँ अस्पताल को लेकर जाते हैं। ओके, आदि बातों को वह बताता है कि आप लगते हैं कि मुझे मेरी बातें आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन इसमें सच है, क्योंकि अनुभव होने के कारण समय का सदुपयोग कैसे करना है आदि बातों को बताने की वह कोशिश करते हैं। तो छोटे भाई को आज सचमुच लघु का अनुभव हुआ, छोटे भाई को सचमुच अनुभव होता है, और मुझे भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मुझे जो मेरा भाई कहता है वो बिल्कुल सच है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी समय का नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार समय हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा अपने जीवन में समय कभी नहीं आएगा। इस प्रकार ये सचमुच अपने भाई की बातें उसे बहुत सच्चे लगने लगती है। और अंत में, डांटना, बोलना, मारना सच है, आपको कहना अधिकार है। डांटना, मारना, बोलना सब कुछ मेरे ऊपर आपका अधिकार है, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। इस प्रकार मानकर वह सभी भाई की बातें मान लेते हैं, और भाई भी अंत में दोनों मिलकर, अंत में एक कटी हुई पतंग वहाँ उनके ऊपर से उड़कर आ रही थी, क्योंकि भाई साहब बड़े लंबे थे, तो उछल कर उसकी डोर को पकड़ लेते हैं और वहाँ भागने लगते हैं, और पीछे पीछे छोटा भाई भागने लगता है। तो यहाँ था बड़े भाई साहब का जो सारांश संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश किया हूँ। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और एक बार इस पाठ को पढ़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।